हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का ये मॉक टेस्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस टेस्ट के अंदर मैंने ईवीएस के वो सुपर डुपर क्वेश्चन शामिल किए हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के अंदर आपके ईवीएस पोर्शन में 30/30 लाने में मदद करेंगे। यानी अगर जो मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ इन्हें अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो आपके 30 में 30 पूरे आएंगे, ये वादा है। तो शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बस शर्त यह है मॉक टेस्ट करने से पहले कि एक एक क्वेश्चन को फुल एनर्जी के साथ वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको लाने हैं 30/30। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उचित मिलान कीजिए निम्नलिखित का, यानी आपको मैच करना है। इधर कुछ चीज़ें दी गई हैं, इधर उनकी विशेषताएं यानी सिमिलरिटी दी गई है, उसको मैच करना है। अब देखिए, इधर जीरा है, केसर है, मिर्च है, लौंग है। तो अगर बात करें दोस्तों डी की, लौंग की, तो लौंग कील की तरीके से दिखती है, नहीं दिखती है, तो आपका डी का पहले के साथ मैच होगा। अब दूसरी बात, अगर केसर आपने देखा है तो केसर की अगर बात करें तो ये पीले रंग का आपका हो जाएगा। ये आपका जब आप दूध में डालते हैं देखिए हल्का पीलापन आता है, तो केसर पीले रंग का हो जाएगा। मिर्च की अगर बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि मिर्च दक्षिण अमेरिका से आई है, दक्षिण अमेरिका के व्यापारी भारत लाए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, मिर्च कहाँ से, साउथ अमेरिका से आई है। अगर जीरा की बात करें तो जीरा आपका एक ही बचा ना, तो आपका छोटा परंतु खुशबूदार यानी ए का फोर्थ जाएगा। अब आप किस में है, अब आपको क्या करना है, कैसे विकल्प चूज करना है समय बचाते हुए। यहाँ देखिए डी का पहला है, तो डी का इसमें पहला नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें डी का पहला है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के देखने ही नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और आज के इस मॉक टेस्ट का अगला एक और शानदार क्वेश्चन है। मधुबनी एक प्रसिद्ध क्या है, राजस्थान की झील है क्या, या बिहार की शॉल है, या आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, या बिहार की एक लोक कला चित्रकारी है, या बिहार का एक स्थान है। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों, मधुबनी जो है ये राजस्थान की झील नहीं है, इसका राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। ना तो ये बिहार की शॉल है, ना तो ये आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है। आंध्र प्रदेश में कौन सी साड़ियाँ बुनी जाती हैं, आपका जो पोचम पल्ली है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये आपका बहुत ज़्यादा सीटेट के अंदर ट्रेंड होता है। तो यहाँ बात कौन सी सही है, ये तीनों आपके ABC रॉन्ग हो जाएंगे। ये बात सही है कि मधुबनी बिहार की एक लोक कला चित्रकारी है और मधुबनी एक जिला भी है बिहार के अंदर, यानी स्थान है। तो डी और ई सही हो जाएगा। मधुबनी के बारे में और थोड़ा जान लीजिए कि यहाँ जो पेंटिंग बनाई जाती है उसमें जीव जंतु, मछलियाँ और आपके मानव, ये सारे चित्र बनाए जाते हैं। और इन चित्रों को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, ना कि किसी फाइबर पेंट या इस तरीके की चीज़ों का नहीं। तो डी और ई इसमें सही है, बाकी आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे। डी और ई यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं वहीं से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पर ही मैं आपको सारे मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है सीटेट के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्या है, एक ईवीएस शिक्षिका कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करती हैं जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक अगर मिला दें तो वो अंडा तैरने लगता है। विद्यार्थियों की जानकारी के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या दे सकती हैं। अब सोचिए, अगर आप कक्षा में हैं और आपने एक गिलास लिया, उसमें एक अंडा डाला, अंडा क्या हुआ, डूब गया, लेकिन आपने थोड़ा नमक पानी में मिलाया, फिर अंडा डाला तो अंडा तैरने लगा। अब आप बच्चों से क्या बताएंगी, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। अब बताइए, क्या आप बच्चों से कहेंगे अभी नहीं आपको करना है, आप जब अपर प्राइमरी में जाएंगे या बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब सीखेंगे? तो ये तो बात आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ऐसा नहीं करना है। बच्चों को ये भी नहीं बताना है कि आपको कि अंडा घनत्व के कारण तैर रहा है, क्योंकि वो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं और अभी वो घनत्व जैसी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। बी कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पेडागोजी के अंदर आपको दोस्तों देखना है मेरे भाइयों बहनों कि क्या है, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ एक्टिव है। बच्चे को ही भगवान मानना है, बच्चे को ही सब कुछ मानना है, तो आपको क्या है इसमें देखना है बच्चा कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ तो खुद अवलोकन आप कर रहे हैं ना, अपने आप खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो नहीं करना है।
बच्चों से कहना है बच्चा एक्टिव है कहाँ पे, बी ऑप्शन में ज़्यादा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगर आपको मेरी क्लासेस आपने कर ली, मॉक टेस्ट वगैरह जो टॉपिक देता हूँ, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अगला क्या है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर आपका अभिकथन दिया है और इधर कारण दिया है। अब आपका ऐसे सवाल आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं खूब सारे, इनसे भी नहीं डरना है। क्या है, ईवीएस सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। यानी ईवीएस के अंदर आपका ऑब्जर्वेशन है, आपका क्लासिफिकेशन है, पहचान करना है, इन सब से ये जो आपके प्रक्रिया कौशल हैं इनकी तरफ जाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बात आपकी ए हो गई। अब आर क्या कहता है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये दोनों ही बातें आपकी सही हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ए और आर, यहाँ पे आर गलत है कह रहा है, यहाँ पर ए, तो दोनों बातें सही मैंने कहा, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप पूरी लगन से कर रहे हैं इस मॉक टेस्ट को तो बहुत फायदा होने वाला है, यकीन मानिए। अगला है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन यानी आपका समेटिव असेसमेंट जो है, इसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश डैश पर जोर देना चाहिए। किस पे जोर देना चाहिए? ए कहता है प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। क्या इस पे जोर देना चाहिए कि प्रश्न पत्र कितना लंबा है, यानी 8 पेज का आपने प्रश्न पत्र बना दिया, तो ये तो आपकी बेकार सी बात हो गई कि प्रश्न पत्र की लंबाई मैटर नहीं करती है। प्रश्न पत्र की लंबाई, इसमें भी लंबाई आ गई, काट देंगे। प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज यानी उसमें क्या क्या आपने दिया है और आपका उद्देश्य क्या है, एग्जाम कराने का उद्देश्य क्या है। आपका डी कहता है प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री, कुल अंक नहीं मैटर करते हैं, मैटर क्या है आपका, क्या करेगा, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज यानी उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, क्या क्या आपने बच्चे को पढ़ाया है और उसका उद्देश्य क्या है। तो सी ऑप्शन ही आपका बेस्ट ऑप्शन है, बाकी के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और इस तरीके का क्वेश्चन आपके ईवीएस में पूछा जाता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, इसमें सिर्फ आपको द्रव्यमान निकालना है। 24 ml घनत्व वाली कोई वस्तु है और जिसका आयतन 6 ml आयतन है। अब द्रव्यमान बताना है तो एक फार्मूला होता है, ऐसे पढ़िए, m बराबर d इंटू वी, या आपका d बराबर आप कर सकते हैं m अपॉन वी। ठीक है, तो आपको निकालना है m, द्रव्यमान यानी मास निकालना है, तो आपको d बराबर m अपॉन वी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m निकालना है, m बराबर d क्या है 24 और v क्या है 6, तो 24 और 6 की मल्टीप्लाई हो जाती है 144 ग्राम, यानी आपका ए ऑप्शन के साथ सही आंसर जाएगा। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस संप्रेषण करना चाहती है। अब ये भाई तुल्यकालिक संप्रेषण क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। एक समय में, ये आपको मैं बताने वाला हूं, एक समय में एक से दो या दो से अधिक लोगों से एक साथ बात करना, इसे बोलते हैं सिंक्रोनस संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। अब एक शिक्षिका है जो एक साथ एक ही समय में कई लोगों से बात करना चाहती हैं, तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल्कुल बात सही है। ऑनलाइन चैट सेशन, ये भी बिल्कुल सही है, या तो वो फ़ोन कॉल कर सकती हैं। तो आपका ए ऑप्शन ही परफेक्ट है, बाकी के ये सारे क्या हैं यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ए आपका बिल्कुल सही है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में ए ऑप्शन को सही माना गया था, तो ए सही हो जाएगा, बाकी के बी सी डी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। चैनल को दोस्तों फटाफट आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके 120 प्लस के लिए है और ईवीएस के अंदर 30/30 के लिए है। तो अगला क्वेश्चन, फिलहाल अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी की ईवीएस का जो चैप्टर 23 है पोचमपल्ली डैश डैश पर आधारित है। अब बताइए जो पोचमपल्ली चैप्टर दिया गया है वो किस पर आधारित है। वास्तविक स्थान, वास्तविक घटनाएं, वास्तविक लोग व उनके अनुभव, वास्तविक चित्र। तो पोचमपल्ली एक आपकी चित्रकारी है जो कपड़ों पे करी जाती है और पोचमपल्ली एक जगह भी है तेलंगाना के अंदर, तो ये आपका वास्तविक स्थान है,
बहुत सी टेट के अंदर ट्रेंड होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही की जगह है हैदराबाद के अंदर, यानी आपका तेलंगाना के अंदर कहें तो, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है, यानी प्राइमरी स्तर पर जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसका उद्देश्य क्या है। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्ययों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो दोस्तों इसमें अगर आपको पॉजिटिव आंसर लगाना हो तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो ईवीएस का जो प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य है वो है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को यानी लर्नर्स को संवेदनशील यानी सेंसिटिव बनाना, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा पर्यावरण का। बाकी के सबसे परफेक्ट ऑप्शन ए है, इसलिए ये सारे गलत हो जाएंगे। होता यह है आपका पेडागॉजी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक से ज़्यादा भी ऑप्शन आपको सही लगते हैं और होते भी हैं, लेकिन इसमें सबसे परफेक्ट ऑप्शन जो होता है उसको सही माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, बताइए यदि थीम यात्रा यानी जो आपकी 6 थीम है, मेजर थीम्स ईवीएस के अंदर, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। 6 थीम जो है आपकी, तो उसमें से एक आपकी ट्रैवल थीम है। रेलवे स्टेशन ईवीएस के एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। सामुदायिक संसाधन आपका कम्युनिटी रिसोर्स, जैसे आपका मान लीजिए मैं आपका टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं भी एक कम्युनिटी रिसोर्स हूँ। एक नाई होता है, आपका जो बार्बर होता है, कुम्हार है, ये सब आपके, या आपके कोई भी ऑटो चलाने वाला है, ये सब आपके क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस के एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन थीम भोजन पूरा करेगा। तो इसके लिए आपका कृषि फॉर्म सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसान भी आपको दिया था, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, थीम भोजन के लिए कृषि फॉर्म आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन है, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, यानी ट्रिप पे जाना चाहते हैं। आप बताइए किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे आप लोग अगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए स्थानों पर भ्रमण करना चाहें तो। भाई गंगा नदी कहाँ कहाँ है, हैदराबाद में है, नहीं है। आपका भुवनेश्वरपुरी में है, नहीं है। आपका दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, दिल्ली में गंगा नहीं है। तो यहाँ से 3 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। बचा आपका ए यानी कोलकाता, कानपुर और वाराणसी, ये आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए स्थान हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। मीट को काटने और खाने की चोंच कौन सी होती है। चोंच के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, या हुक जैसी चोंच, या लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो दोस्तों इस टाइप से आपकी जो चोंच होती है ना, इस टाइप से, ये यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा हुक जैसी चोंच। ये मीट को काटने और खाने के काम आती है। जैसे आपका चील हो गए, गिद्ध हो गया, ऐसी चोंच इनके पास होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और सीटेट के अंदर दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चील, बाज और गिद्ध ऐसे आपके जानवर हैं जिन्हें हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक दिखता है। ये बात आप याद रखिएगा, यानी मानवों की बात 4 गुना अधिक दूरी तक देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेह लद्दाख के घरों की निम्नलिखित विशेषताओं का चयन करें। आप बताइए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि कई जगह पर एक ही आपका बहुत सारी सिमिलरिटी भी पाई जाती है ना। पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, बिना खिड़की वाला भूतल, यहाँ लेह लद्दाख की बात हो रही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ए लेह लद्दाख के लिए नहीं है। यहाँ दोस्तों बी, ये बात सही है कि आपका बिना खिड़की वाला जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे जानवरों को और ज़रूरी वस्तुओं को भी रखा जाता है। एनसीईआरटी में दिया गया है आपका। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, सब में 3-3 ऑप्शन है। ए वाले सारे गलत हो जाएंगे, बचेगा आपका बी वाला। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही है, बी, सी और डी आपके परफेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और यह क्वेश्चन आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या सांप के कान होते हैं? नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो कैसे सुनता है? देखिए,
सांप किसी भी वाद्य यंत्र के प्रति कैसे अनुक्रिया करता है? जब सपेरा बीन बजाता है तो कैसे रिएक्ट करता है? क्या वाद्य यंत्र की गति देखकर करता है, या वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनकर, या वाद्य यंत्र को सूंघकर, या वाद्य यंत्र के कंपन से? तो पॉजिटिव आपको लग रहा होगा ना, अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी आपको लग रहा होगा कंपन से। डी ऑप्शन ही मेरे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यानी सबसे, अगर ये भी याद रखिएगा, ग्राउंड पर हुए कंपन को, जमीन पे हुए कंपन को अगर सबसे जल्दी कोई महसूस करता है तो वो आपका सांप होता है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें आपका नाग, जिसे किंग कोबरा कहते हैं, करैत, अफाई और दुबैया। सांप के 2 दांत होते हैं, खोखले दांत होते हैं, और ये इनके माध्यम से, इन्हें ही फंक्स बोलते हैं, इनके दांतों को फंक्स बोलते हैं, और इन दांतों के ही माध्यम से सांप जिसे डसता है उसके अंदर जहर जो है इंजेक्ट कर देता है। तो ये आपके सांपों से संबंधित जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैंने बता दी। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, और इसलिए ही इसे क्या बोलते हैं? नेचर का सफाई कर्मी बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा पक्षी हो जाएगा? क्या गिद्ध हो जाएगा, चील हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, या मैना हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ये वाला पक्षी जो होगा वो गिद्ध हो जाएगा। और मैंने अभी चील, बाज, गिद्ध के बारे में बात की कि मानवों की अपेक्षा उन्हें 4 गुना ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का ए राइट ऑप्शन होगा। कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और घोंसले के अंदर लोहे के तारों का इस्तेमाल करता है। मैना झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है। ये भी आपके सीटेट के अंदर फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आज के इस मॉक टेस्ट में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट के अंदर शानदार क्वेश्चंस के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।